स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर हमने स्टॉक मार्केट की ये पूरी सीरीज चलाई है और देखिए मेरा मेन मकसद है उन सभी लोगों के लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल हो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इस पूरे सीरीज में कहीं पर भी आपको ये नहीं बताता हूं कि ये स्टॉक खरीदो बेचो, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ, एक फाइनेंशियल जो अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, देश में लोगों के लिए, वो मेरा मेन मकसद है। और बहुत सिंपल चीज़ें, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को वो सब कुछ पहले से पता हो, लेकिन मेरा मकसद है कि यहाँ पर उन सभी लोगों की जानकारी दी जाए, उनको फाइनेंशियल नॉलेज दी जाए जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने जो 4 लेक्चर्स हैं स्टॉक मार्केट सीरीज का, वो कंप्लीट कर लिया है। ये 5th वाला सीरीज है और इसके अंदर हम बेसिकली स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। अक्सर आप देखते रहते होंगे न्यूज़ के अंदर कि लार्ज कैप स्टॉक हो गया, मीडियम कैप हो गया, या फिर कई बार आपने सुना होगा पेनी स्टॉक्स, या फिर आपने ब्लू चिप स्टॉक के बारे में सुना होगा। अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। लेकिन ये होता क्या है? तो आज के बाद ये वीडियोस देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्या होता है ये सब कुछ, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड किसी पर्सन के द्वारा जो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग है उसको सीखना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, जिन लोगों को, अगर आपको स्टॉक को एनालाइज करना है, या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है, मतलब किसमें क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए, किधर आपको जंप करना चाहिए, वो सब कुछ हो गया, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़, तो वो सब कुछ आपको हमारे जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग सीरीज़ है, जो पूरा कोर्स है, वो लाया गया है बहुत कम रेट पर, ताकि कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग फ़ायदा उठा सकें। चाहे वो बिगनर्स हों, ऑलरेडी आप इन्वेस्टर्स हैं, आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां पर डायरेक्टली जाइए। और देखिए, ये जो पूरा सीरीज़ है, यहाँ पर आपको जो प्रॉपर वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो मिलेंगे। लेकिन साथ साथ फोर्टनाइटली, हर हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपके लाइव डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे, ताकि कभी भी कोई डाउट होगा आपको तो आप उस डाउट सेशन में पूछ पाओगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और यूज़ करना है दिस कोड अंकित लाइव, ताकि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है इस पूरे कोर्स में वो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, इसके बारे में, स्टॉक्स के बारे में हम जानेंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा, जो 4th वाला लेक्चर था उसमें हमने कहीं ना कहीं जो आपका डीमैट अकाउंट वगैरह है उसके बारे में सीखा था। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने अकाउंट वगैरह खुलवा लिया, तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है उसको बाई कैसे किया जाता है। देखो, यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहले तो आपको कोई ब्रोकर चूज करना है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में समझा था। ब्रोकर क्या होता है? जैसे क्या है कि मान लो अगर आपको रिलायंस का स्टॉक कोई लेना है, रिलायंस का शेयर खरीदना है आपको, ठीक है, या फिर टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने हैं, कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली सेबी में जाओगे, या फिर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चले गए मान लीजिए, ठीक है। वो एक मार्केट प्लेस है, हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप डायरेक्टली जाकर खरीद पाओ। तो इसमें क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे, आपके जैसे लोग, वो कोई ना कोई एक मीडियम ढूंढते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम इनको ब्रोकर्स कहते हैं। चाहे शेयर खान है, जीरोदा अक्सर आपने सुना होगा, अलग अलग बैंकों के भी आते हैं, एंजल ब्रोकिंग हो गया, कई तरह के आपको स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे। तो उसमें आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं। डीमैट अकाउंट हमने पढ़ा है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, 2 चीज़ें आपकी खुलती हैं उसके अंदर। और फिर आपने वो अकाउंट खुलवा लिया, तब आप बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये होता है कि आपको किसी ना किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टॉक खरीदने के लिए क्या, रात को कोई सपना आया, आप सो रहे हो, रात को कोई सपना आया कि भाई अडानी की ये वाला शेयर खरीद लो, ये अगले 10 दिन में आपका स्टॉक का जो दाम है, शेयर का दाम है, वो दुगुना हो जाएगा। तो क्या ऐसे खरीदते हैं? जैसे कि आपको याद होगा, पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर एकदम नीचे आ गए थे। 3,000 रुपये का जो अडानी एंटरप्राइज का शेयर था, वो करीब 1,000 रुपये के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, तो उस समय क्या किसी ने सोचा था कि वापस इतना जल्दी ये 3,000 आ जाएगा? ठीक है, तो ये रिस्की होते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि सपने में आया तो आपने ऐसा कर लिया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई भी अगर आपको स्टॉक या शेयर खरीदना है, तो आपको उसके बारे में रिसर्च करना होता है। तो रिसर्च कैसे करोगे? अगेन यहाँ पर क्या है ना कि आपको ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे,
ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूट्यूब से लेकर हर जगह चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको अपने पर भरोसा रखना है। अब जितना ज़्यादा रिसर्च आपका खुद का स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपका कन्विक्शन होगा किसी भी शेयर को खरीदने में। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप कोशिश करिए, उस कंपनी के बारे में पढ़िए, सर्च करिए, गूगल में आप उस कंपनी के बारे में डालोगे, हज़ार चीज़ें आ जाएँगी। उसके बारे में आप जितना ज़्यादा समझोगे, सीखोगे, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, प्रोडक्ट क्या है वो, और क्या आपको खुद को लगता है कि हाँ, वो कंपनी परफ़ॉर्म करेगी। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूँ कि कोई एसी बेचने वाली कंपनी है, एयर कंडीशनर, मान लो वोल्टास हो गई। अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ने वाली है, तो आपको अंदेशा अंदेशा होना चाहिए ना कि भाई गर्मी आएगी, समर आएगा तो वोल्टास के एसी बिकेंगे, और जब एसी जितना ज़्यादा बिकेंगे मतलब कि उसको प्रॉफिट होगा। तो मतलब आप क्या सोचोगे कि वोल्टास के शेयर खरीद लेना चाहिए, तो आप विंटर में ही जनवरी दिसंबर में आपने खरीद दिया वोल्टास के शेयर, ताकि गर्मी आएगी, इसके इसके जो आपके बिकेंगे, इसके बहुत सारे एसीज, इसको प्रॉफिट होगा, और जिस भी कंपनी को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसके शेयर के दाम बढ़ेंगे। तो ये मैं बस एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस तरह के कई सारे एनालिसिस और रिसर्च आप खुद से कर सकते हैं। उसकी जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके वेबसाइट पर जाइए, फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये वाला शेयर खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो अब क्या करना है, जो आपने अकाउंट खुलवाया था वहाँ पर, आजकल तो क्या है, सब कुछ मोबाइल के थ्रू होने लग गया है। पहले तो बहुत चीज़ें अलग होती थी, पहले जब होता था तो बिना कंप्यूटर के कुछ हो ही नहीं पाता था, लेकिन अब मोबाइल का ज़माना है, तो हर एक ब्रोकर जो है अपना मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड करने के लिए आपको देता है। तो आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर कोई भी शेयर जो है आप उस पे क्लिक करोगे, जब आप उसमें सर्च करोगे कि हाँ ये शेयर है, जैसे मान लो टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पर आप जाएँगे तो इस तरह का पूरा चार्ट वगैरह आपको मोबाइल ऐप में अलग-अलग, डिपेंड करता है किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म में आपने अकाउंट खुलवाया है, ठीक है? तो अलग-अलग इंटरफ़ेस होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पर उस शेयर पर क्लिक किया, आपने बाई किया, बाई पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर लिमिट सेट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मान लो अभी दाम चल रहा है जैसे 3015 रुपए, लेकिन आपको लगता है कि इसका दाम जो है आप 3000 पर खरीदना चाहते हो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहते हो, तो आप एक लिमिट सेट कर दोगे कि 3000 रुपये पे मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, मतलब आप 30,000 रुपये के शेयर खरीदना चाहते हो। तो मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के दाम 3015 से अगर नीचे गिर के 3000 आ गए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बाइंग है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपके पास आपका 30,000 रुपये डेबिट हो जाएगा अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, और अल्टीमेटली आप ये 10 शेयर जो है आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, अब खरीदने के बाद क्या, सो जाओ, छोड़ दो उसको? देखो, यहां पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। अब देखिए, जैसे मैं ये वीडियो बनाया हूं, यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बीएससी का स्टॉक था, अब मेरे पास खुद के पास मान लो थोड़े बहुत शेयर पड़े हैं बीएससी के। बीएससी बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो उनका खुद का भी शेयर है, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनका खुद का भी शेयर है। अभी क्या हुआ था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर का प्राइस जो है वो 3000 रुपये को क्रॉस कर गया था, अच्छा खासा चल रहा था। अब मैं कल अचानक से उठा, देखा, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, न्यूज़ में मैं बहुत ज़्यादा अभी पढ़ा नहीं था, लेकिन तब जैसे ये शेयर के नीचे आए दाम, मतलब लगभग 15% ये गिर गया था। कल जब ये शेयर जो है खुला, शेयर मार्केट मंडे को खुला, तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि 15% ऐसे तो गिर नहीं सकता अनटिल अनलेस कोई खबर ना आई हो। तो तब पता चला कि सेबी ने बीएससी को बोला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, कि आपको कुछ और पेमेंट करना होगा, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस फी वगैरह का इन्होंने बता दिया, इतने करोड़ों रुपए आपको पेमेंट करने होंगे। तो जो ये खबर आई उसका ये असर हुआ कि इसके शेयर के दाम अचानक से इतना ज़्यादा गिर गए। थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आंखें बंद मत कर लो, उसको मॉनिटर करते रहो, समय समय पर देखते रहो। वहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर इसी में लग जाओ पूरा, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप न्यूज़ को लेते हो, कहाँ से आपके पास न्यूज़ आता है, अलग अलग तरीके होते हैं, ऐप्स वगैरह आजकल हैं ही हैं, लेकिन लगातार मॉनिटर करना, जितना ज़्यादा आप मॉनिटर करोगे और जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे ना, तो कई बार तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। कोई भी शेयर आप देखना, किसी भी शेयर को आप 1-2 महीना आप ट्रैक कर लीजिए, या फिर 6 महीना तक अगर आपने ट्रैक कर लिया किसी भी शेयर को, तो आपको उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इतने प्राइस पर जब ये आता है तो वहाँ से ये बाउंस बैक करता है, फिर आगे चलकर ऊपर एक पर्टिकुलर प्राइस पर जाता है तो वहाँ से ये फिर थोड़ा सा नीचे आता है।
तो वो कुछ पैटर्न जब आप समझ जाओगे ना किसी स्टॉक को, तो उसके बाद जब आप निवेश करोगे तो और अच्छा आपको लगेगा, चांसेस होंगे कि आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन अगेन, जब आपको लगता है कि आपके शेयर का दाम एक पर्टिकुलर लेवल पर चला गया और आपको लगता है कि अब इससे ऊपर शायद ना जाए, अब देखो कोई भरोसा तो है नहीं, 100% तो कोई कह नहीं सकता कि ऊपर जाएगा कि नीचे ही जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, 20%, 50%, जो भी आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपको लगता है कि आपको बेच देना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बेचने का भी तरीका है। जैसे आपने बाइंग का ऑर्डर किया था, उसी प्रकार से आपको सेल करना है उसको जाकर, और सेल में भी आप लिमिट लगा सकते हो। जैसे कि मान लो अभी मैंने रिलायंस का एग्जांपल बताया था, 3,000 रुपये में आपने 10 शेयर खरीद लिए। अब रिलायंस के शेयर का दाम मान लो आगे चलकर ये 4,000 रुपये हो जाता है, तो अब मान लीजिए अभी प्रेजेंट में प्राइस है इसका 3,975 और आपको लगता है कि ये 4,000 रुपये आएगा, तो आपने क्या किया, 10 शेयर जो है इसको एग्जीक्यूट कर दिया, डाल दिया, लिमिट डाल दिया कि 4,000 रुपये जैसे ही आए आपका 10 का 10 शेयर बिक जाए। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 10 ना बेचकर 5 ही शेयर बेचें और 5 रख लें, ताकि और करना चाहिए ये चीज़। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पर जब जाता है, अच्छा खासा उछाल आ गया, तो थोड़ा बहुत अपने शेयर को बेच देना चाहिए, प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ रख लेना चाहिए अपने पास कि अगर उससे भी ऊपर जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि ऊपर के लेवल फर्दर पर आप बेच सको। 4,000 से मान लो ये 4,500 चला गया, तो 5 आपने पहले बेच दिया, फिर 4,500 पर 5 आपने और बेच दिया, तो एक तरह से आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 4,250 आ गया। तो इस तरह से भी चीज़ें की जाती हैं ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेल कर लिया, उसके बाद क्या, फिर से आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपने जो प्रॉफिट कमाया, आपने जो शेयर बेच दिया, अब ध्यान रखना है बहुत लंबे समय तक आपको अपने पास पैसा नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली मनी की जो वर्थ है वो लगातार डे बाय डे कम होती है जब आप अपने पास पैसे रखते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन का चक्कर है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगेन आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर आप अपना पैसा दोबारा लगा सकते हो। या फिर ये भी होता है कई बार कि आपने मान लो 4,000 रुपये पर रिलायंस का शेयर बेचा और वापस से रिलायंस का शेयर का दाम मान लो 3,300 आ गया, 3,500 आ गया, आपको लगता है ये तो फिर से अपॉर्चुनिटी आ गई, नीचे के लेवल पर फिर से खरीद लो। तो इस तरह से भी किया जाता है, मतलब कई सारे स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना होता है लगातार। ठीक है, तभी लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया कि कोई भी स्टॉक को बाइंग सेलिंग किस तरह का एक माइंडसेट होना चाहिए, वो बेसिकली मैं आपको अभी तक बता रहा था। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर स्टॉक्स के बारे में। जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड होती हैं, बेसिकली आप उसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते, कैटेगरी में डाल सकते हैं, 3 कैटेगरी में, एंड दैट इज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो सबसे पहली चीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो इसको शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहा जाता है। ठीक है, मार्केट कैप का मतलब हुआ इट इज अ मेजर ऑफ अ कंपनीज टोटल वैल्यू इन द स्टॉक मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रिलायंस का ही बात कर रहे थे, तो रिलायंस का वर्थ कितना है, रिलायंस की टोटल वैल्यू कितनी है, समझ में आ रहा है। उस तरह के जब हम किसी भी कंपनी की वैल्यू को निकालते हैं ना कि उसकी वर्थ कितनी है, जैसे कि मान लो अगर कोई एक डायमंड है, अगर मैं कहता हूं इस डायमंड का वैल्यू है 1,00,000 रुपए, तो हम उसकी वर्थ बता रहे हैं ना। वैसे ही कोई कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी वैल्यू कितनी है टोटल, तो उसी वो सबसे सही उसका तरीका निकालने का होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है, फॉर एग्जांपल यहां पर जो कैलकुलेट किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम रिलायंस की चर्चा कर लेते हैं। चलो यहां पर अब क्या होता है कि आपको उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखने होते हैं। मतलब किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी लिस्टेड है ना, आप हमेशा देखना उसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि रिलायंस के टोटल इस समय शेयर्स हैं 1,000 के आसपास। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे तो रिलायंस के करोड़ों शेयर्स हैं और हो सकता है उसमें से कुछ शेयर्स खुद मुकेश अंबानी के पास हैं, कुछ शेयर्स यहाँ पर सरकार ने खुद निवेश कर रखे हैं, कुछ शेयर्स जो हैं वो लोगों के पास है, पब्लिक के पास हैं, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे आप देख रहे हो, ये आपको रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है। मतलब जितना भी शेयर है, करोड़ों शेयर्स हैं, उसमें से 50.3% शेयर प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन होता है, जो जिसने कंपनी को स्टार्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो धीरू भाई अंबानी उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, तो अल्टीमेटली जो फैमिली है, अंबानी फैमिली है, उनके पास वो प्रमोटर्स हैं एक तरह से, मतलब जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। तो यहां पर 50% से ज्यादा उनके पास शेयर्स हैं।
फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, विदेशी निवेशक हैं, उनके पास 22% शेयर हैं। फिर जो रिटेल एंड अदर्स हैं, मतलब हमारे जैसे आप जैसे लोग, हम और आप, जो हम थोड़े बहुत शेयर्स मार्केट में खरीदते रहते हैं, तो हमारे पास 10.5% है। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर है मार्केट में टोटल, ठीक है। 1000 शेयर में अगर आप देखोगे तो जो मुकेश अंबानी और उनके फैमिली के पास कितना शेयर है, 50.3, मतलब कि 503 शेयर इनके पास हो गया 1000 में से। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास कितना हो गया, 220 शेयर हो गया। उसी प्रकार से रिटेल और हम जैसे आप जैसे लोग, हमारे पास 105 शेयर है। हम आपस में ही यहाँ पर ट्रेड करते रहते हैं, ये जो 105 शेयर आप देख रहे हो। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स हो गए हमारे देश में, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो भी रिलायंस में निवेश करते हैं, उनके पास 95 शेयर्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर अब बेसिकली क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस की वैल्यू कितनी है वो कैसे निकलेगा। जैसे मान लो 2930 रुपए ये एक शेयर का दाम है इस समय, 2930 रुपए, मतलब 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2930 रुपए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2930 और 30 और यहां पर लगा दो, मतलब इसका वर्थ आ गया यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 29,30,000 रुपीज, ये इस कंपनी की वर्थ हो गई। रिलायंस की वैल्यू कितनी है, 29,30,000 रुपए। अब देखो, ये तो मैंने जस्ट 1000 शेयर का एग्जांपल लिया, सोच के देखिए, मतलब करोड़ों में शेयर्स हैं। और इसकी एक्चुअल वर्थ आपको पता है कितनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इसकी एक्चुअल वर्थ जो है ना वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं लेट मी टेल यू, 20 लाख करोड़ इसकी वैल्यू है। आप समझ पा रहे हो। अब देखिए क्या होता है कि अब जैसे मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसमें बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड हैं, लेकिन कौन से शेयर्स को आप कहोगे कि ये लार्ज कैप कंपनीज हैं। लार्ज कैप मतलब लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जनरली भारत में हम क्या कहते हैं, जिन कंपनीज की वर्थ 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, उनको हम लार्ज कैप के अंदर डालते हैं। अब जैसे रिलायंस का वर्थ कितना मैंने बताया, 20 लाख करोड़, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो लार्ज कैप में ही आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से जिनकी भी वर्थ 20,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है, उनको यूजुअली हम लार्ज कैप में कहते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा, टीसीएस हो गया। टीसीएस की वर्थ आई थिंक शायद ये 15 लाख करोड़ के आसपास है। फिर उसी हिसाब से एचडीएफसी बैंक, आपको पता है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हो गए, एक साथ हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जितने भी कंपनीज आप देख रहे हो, ये बेसिकली दीज आर लार्ज कैप कंपनीज। और बेसिकली क्या है, आपने सेंसेक्स देखा होगा ना, उसमें ज़्यादातर सभी लार्ज कैप कंपनीज ही होती हैं। जो सेंसिटिव इंडेक्स होता है बीएसई का, उसमें टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स होते हैं, तो उसमें आपको लार्ज कैप की ही कंपनीज देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, दूसरा होता है उसके नीचे, दैट इज मिड कैप, मतलब जिनकी वर्थ, जो कंपनी की वर्थ मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है, उनको हम यहां पर मिड कैप कंपनीज कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, वो क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, क्या वो इतने आसानी से डूब जाएंगी, कोई दिक्कत आएगी तो वो अपने आप को संभाल लेंगे। तो वो काफी स्टेबल कंपनीज होती हैं, उनकी अर्निंग्स भी अच्छी खासी होती हैं, स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होता है इनके पास। तो क्या होता है जनरली कि अगर आप सेफ बेट लेना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा पैसा डूबे नहीं, मैं कम रिस्क लेना चाहता हूं, तो आप कहां पर निवेश करोगे, आप लार्ज कैप वाले कंपनीज में यूजुअली निवेश करते हैं, क्योंकि वो कंपनीज आसानी से डूबेंगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं डूब नहीं सकती, डूब सकती हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का कुछ भी हाल हो सकता है, लेकिन जनरली बाकी कंपनीज के मुकाबले जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो आपका ज़्यादा स्टेबल होती हैं, रिस्क कम होता है, लेकिन हाँ रिटर्न भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मिलेगा, रिटर्न भी नॉर्मल आपको रिटर्न मिलता रहता है यूजुअली, ठीक है। खैर, मिड कैप कंपनीज की बात करें, देखो इनके अंदर पोटेंशियल होता है फ्यूचर डेवलपमेंट का, मतलब ये ग्रोथ वाले फेज में होती हैं कि ये काफ़ी अच्छा कर सकती हैं आगे चलकर, मतलब इनमें ग्रोथ हो रहा है आगे, और ये आगे और ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। ये मिड कैप कंपनीज होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सब मिड कैप कंपनीज के अंदर, ये अगेन आप कुछ एग्जांपल्स इसमें से देख सकते हैं। खैर, नेक्स्ट है जो सबसे नीचे आता है, उसको कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज टिपिकली जिनकी वर्थ मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होती हैं, 5,000 करोड़ के अंदर में होती हैं। अब देखो क्या होता है कि ये कंपनीज छोटी होती हैं, इनमें से तो
कुछ कंपनीज तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, कुछ करोड़ों रुपए की ही कंपनी होती हैं वो, और सबसे ज़्यादा छोटी कंपनीज होती हैं। अब क्या है कि जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी होगी उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा ना, अल्टीमेटली आपको समझना है। अब मान लो रिलायंस जैसी 20 लाख करोड़ की कंपनी है, उनको अगर मान लो 1000 करोड़ का लॉस भी हो गया, तो क्या आपको लगता है कि उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अपने आप को संभाल लेंगी। 20 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी है 1100 करोड़ की, ठीक है? अब उनको अगर लॉस हो जाए 500 करोड़ का, मतलब उनका आधा वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो गया, कुछ झटका लग गया। तो इसलिए ये जो कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, वो बहुत हाई रिस्क होता है। जो जब आप इनमें पैसा निवेश कर रहे हो, तो आपका पैसा डूब भी सकता है अच्छा खासा। लेकिन हाँ, इसमें चांसेस होते हैं कि इसमें आपको ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी होता है, ठीक है? तो ग्रोथ पोटेंशियल इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर आपको हाईएस्ट रिस्क लेना है और ऑब्वियस सी बात है आपको रिटर्न भी उस हिसाब से ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में आपको यहाँ पर स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। और यहाँ पर कई सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कई सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं स्मॉल कैप कंपनीज के, वो आप देख सकते हैं। खैर, अब ये तो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर लिया। अब इसके अलावा और भी कई तरह के स्टॉक्स आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते होंगे, जैसे ब्लू चिप स्टॉक। ये क्या होता है? देखो, ब्लू चिप स्टॉक्स बेसिकली जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, साउंड कंपनीज होती हैं, जिनका अच्छा खासा इतिहास है, जो इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मार्केट प्रेजेंस है, जिनका जो सबसे बेस्ट कंपनीज होती है ना, जो एक तरह से आप समझ लो, उनको हम ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। ब्लू चिप स्टॉक का मतलब ये नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये सिर्फ आईटी वाली कंपनीज होती है। नहीं, यहां पर कोई भी कंपनी हो जिनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, जो स्ट्रांग है मार्केट में, ठीक है, जो आसानी से डूबेंगी नहीं, उनको ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो ना, यहाँ पर रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा पावर, सन फार्मा, बजाज फिन सर्विस, टाटा हो गया, अगेन टाटा मोटर्स, ठीक है, हीरो हो गया, एचडीएफसी, इस तरह के बहुत सारे कंपनीज हैं जिनको ब्लू चिप स्टॉक्स कंपनीज कहा जाता है, जिनका स्ट्रांग मार्केट प्रेजेंस होता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्व करके रखती हैं, ठीक है। अगर आप निवेश करते हो तो अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी मिलता है। फिर यहाँ पर ग्रोथ स्टॉक्स, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं जिनको ग्रोथ स्टॉक्स कहा जाता है। ग्रोथ, इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, मतलब जनरली जितना एवरेज में आपको रिटर्न आ रहा है ओवरऑल, उससे ज्यादा रिटर्न, ज्यादा ग्रोथ आपको इस तरह के कंपनीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गया, अगेन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ कंपनीज हो गई, ठीक है, ई कॉमर्स हो गए जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, कई सारे कंपनीज होती हैं। तो वहां पर क्या है कि वो ग्रोथ के चांसेस अच्छे खासे हैं उनमें, आगे चलकर इनमें अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है और ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह की कंपनीज को ग्रोथ स्टॉक कहते हैं। फिर एक और होता है जिसको वैल्यू स्टॉक कहा जाता है। वैल्यू स्टॉक, इसके नाम से अगेन आपको समझना है, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, स्टॉक्स होती हैं, वो एक्चुअली अंडर वैल्यूड हैं इस समय। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कोई कंपनी है, कंपनी ABC, ठीक है, और सपोज मैं कह रहा हूं कि इस कंपनी का शेयर का दाम इस समय कम से कम 200 रुपए होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका दाम अभी चल रहा है 180 रुपए, ठीक है। तो इसके जो अर्निंग्स वगैरह के हिसाब से अगर मैंने निकाला कि इसका दाम 200 होना चाहिए, लेकिन चल कितना रहा है इस समय 180, मतलब इसका स्टॉक का प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपको आगे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि चांसेस है कि इसका प्राइस 200 के ऊपर चला जाए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि, तो यहां पर क्या होता है ना कि आपको अंडर वैल्यूड जो कंपनीज हैं उनको ढूंढना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज इस समय अंडर वैल्यूड हैं। अब हो सकता है कि अभी थोड़ा सा शायद लक खराब चल रहा हो सकता है शायद अभी सीजन आउट ऑफ सीजन चल रहे हो वो कंपनीज, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अभी ध्यान ना दिया गया हो, इसकी वजह से कई बार ये अंडर वैल्यूड होती हैं। लेकिन अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पकड़ लिया, तो चांसेस होता है कि अगर आप उसमें निवेश करोगे तो आपको आगे रिटर्न आएगा, अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है इसके अंदर, तो उसको वैल्यू स्टॉक्स कहा जाता है, ठीक है। फिर यहां पर एक और जो चीज अक्सर हम कहते हैं, दैट इज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ठीक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक या फिर इनकम स्टॉक। यहां पर क्या होता है, ये जो कंपनीज होती हैं इनमें ये लगातार समय समय पर आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती रहती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इनके शेयर के दाम बढ़ें, बहुत ज्यादा बढ़ें साल भर में। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है आईटीसी एक एग्जाम्पल है अच्छा खासा, आईटीसी, ठीक है। आईटीसी क्या है ना, अगर आप देखोगे लंबे समय से ये
ये आपका अभी क्या रिसेंट टाइम में ये थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ये एक ही प्राइस के आसपास चल रहा था लंबे समय से, 200 250 उसके आसपास। पिछले कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये 400 को क्रॉस कर गया है, लेकिन ये 2 250 चल रहा था और लंबे समय तक इसका प्राइस 2 250 के अंदर ही रहा। लेकिन आईटीसी की खास बात हमेशा ये होती है कि जब भी इनका रिजल्ट आता है ना, ये हमेशा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब हर एक शेयर पर आपको कुछ मिलेगा, कुछ जो है आपको, क्योंकि इस कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी ने डिसाइड किया कि 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को बांट देंगे, मतलब डिविडेंड के फॉर्म में दे देंगे। तो मान लो भले इस शेयर का दाम 200 रुपये है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि हम 10 रुपये डिविडेंड दे देंगे। मतलब यहां पर आप देखो ना, आपके पास 200 रुपये का शेयर है, इस पे 5% डिविडेंड तो ऐसे ही मिल गया आपको, 5% रिटर्न तो ऐसे ही आ गया। आपने शेयर बेचा भी नहीं, शेयर का दाम आपका वहीं का वहीं है और आपको 10 रुपये ऐसे ही मिल गए। तो ये डिविडेंड वाला जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। कई लोग रखते ही इस तरह के स्टॉक्स अपने पास है ताकि समय समय पर उनको डिविडेंड मिलता रहे एक तरह से, ठीक है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं, डिविडेंड के बारे में और आगे लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन इस तरह के कई सारे स्टॉक्स हैं, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर, जो काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने शेयर होल्डर्स में। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक है साइक्लिकल स्टॉक। साइक्लिकल स्टॉक क्या होता है कि वो ऐसे कंपनीज होती हैं जिनका परफॉर्मेंस हमारे इकोनॉमिक साइकिल से जुड़ा होता है। मतलब इस समय प्रेजेंट में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से ये कंपनीज जो है परफॉर्म करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको वोल्टास का एग्जांपल दे रहा था ना, वोल्टास में क्या है कि जैसे मान लो गर्मी आ गई, समर आ गया, तो अचानक से एसी का, एयर कंडीशंस के डिमांड बढ़ जाएंगे, तो तब वो शेयर उसके आसपास चलने लग जाता है। तो वोल्टास का अक्सर आपको ये देखने को मिलता होगा। इस तरह के कई ऐसे कंपनीज हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आता है यहाँ पर। फिर होता है आपका डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं कि मान लो इकोनॉमी के अंदर भले ही कितना भी तबाही आ जाए, भले ही कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि मान लो आपका कोविड आया था। कोविड में क्या हुआ, अचानक से निफ्टी वगैरह सब क्रैश कर गए, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे कंपनीज आपको मिल जाएंगे जो शायद क्रैश नहीं करेंगे, जो हमेशा कभी कुछ भी हो जाए इकोनॉमी के अंदर, लेकिन वो कंपनीज को कभी कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोविड में आप बताओ मुझे कि क्या हुआ था, कौन से स्टॉक्स चल रहे थे कोविड में। देखो कोविड में हेल्थ, जो फार्मा स्टॉक्स हैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल वाले, वो अच्छे खासे चल रहे थे। एक तो ऑब्वियस सा कारण है कि अब हेल्थ का इश्यूज था कोविड के समय, तो उनको तो चलना ही था। लेकिन नॉर्मली भी अगर आप देखोगे, जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं, चाहे भले ही कुछ भी हो इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही हो, खराब परफॉर्म कर रही हो, अरे भाई हॉस्पिटल्स वगैरह तो चलते ही रहेंगे, दवाइयाँ तो बिकती रहेंगी, लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 100% सब कुछ बेहतर ही रहेगा। तो इस तरह की कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, लोगों को खाना खाना है, खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक। और लास्ट में एक और स्टॉक है, दैट इज पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो ये पेनी स्टॉक क्या है, देखो अब डिपेंड करता है, अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से अपना डेफिनेशन निकालते हैं, लेकिन जनरली क्या है, ये बहुत छोटे कंपनीज होते हैं। इनका जो शेयर का दाम है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे भारत के अंदर मान लो मैं कहूँ कि 10 रुपये 20 रुपये के कोई स्टॉक का दाम है, शेयर का दाम है, तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उनको हम पेनी स्टॉक कहते हैं, बहुत छोटा है। और जनरली क्या होता है ना, देखो मैं तो छोड़ देता हूँ, देखो मेरा तो एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी कंपनी का जो दाम है वो 50 रुपये से कम है, जनरली हमें दाम के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जज करना चाहिए कैसी कंपनी परफॉर्म कर रही है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई भी अच्छी भी कंपनी होगी ना, तो उसका दाम 50 रुपये से तो ऊपर जनरली होगा ही। हाँ, कुछ कंपनीज हैं अभी भी एक्सेप्शनल हैं जो अच्छी हैं, उनका दाम 50 रुपये से कम है, लेकिन मैंने एक थ्रेशोल्ड बना रखा है अपने हिसाब से कि अगर 50 रुपये से कोई कम कंपनी मैं देखता भी नहीं हूँ, अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिखाए कि हाँ नहीं इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, ये अच्छा कर सकती है, तभी मैं उसके ऊपर नज़र डालता हूँ। तो ये आपको देखना होता है कि पेनी स्टॉक्स यूजुअली क्या होते हैं। तो पेनी स्टॉक बहुत अर्ली स्टेज कंपनीज होती हैं, बहुत कम इसका प्राइसेस होता है, ठीक है, और ये बहुत रिस्की होते हैं। अगर आपने निवेश किया तो इसके दाम ज़ीरो भी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी कंपनी। तो बहुत देख समझ के आपको निवेश करना होता है। और ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी भी कंपनी को जज करना है उसके शेयर के दाम के हिसाब से मत जज करना, हमेशा उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना। मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई उस कंपनी का शेयर का दाम कितना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, मान लीजिए आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में आपने कोई स्टॉक्स अब आपके काम का नहीं है, आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहते हो, रीबैलेंस करना चाहते हो पोर्टफोलियो को, और आप अपने कुछ स्टॉक्स को सेल करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर टर्म को
क्या कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सबको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो MCQs वगैरह हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ और यहाँ पर अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्चुअल में बेसिक से फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हमारे सभी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सीखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कोर्स बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।